business organization where vision meets execution। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? होप सो आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम लोग बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का जो क्लास है या आज से हम लोग बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की जो क्लासेस हैं ऑफ बीकॉम सेकंड सेमेस्टर या फिर उस सारे सेमेस्टर के लिए जहाँ पे क्या आपका बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पूछा जाता है। सो दोस्तों, अ, आज से हम लोग बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की जो वीडियोस हैं वो लाने वाले हैं और ये सारे के सारे वीडियोस जो हैं बेसिकली आपकी जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं इंक्लूडिंग पीएचयू आल्सो आपके लिए रिलेवेंट हो जाता है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के इस टॉपिक को। और आज हम लोग फीचर्स ऑब्जेक्टिव जो है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की उसके रिगार्ड में उसके संबंध में बात करेंगे और समझेंगे बाकी सारी चीजें जो हैं। सो दोस्तों, इस वीडियो के स्टार्टिंग में एक फ्रेज बोला था, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन वेयर विजन मीट्स एग्जीक्यूशन। इस फ्रेज का मतलब क्या है? देखिए दोस्तों, इस फ्रेज का बड़ा सिंपल सा मतलब है, विजन जहां एग्जीक्यूशन से मिलता है वो जगह ही बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कहलाता है। अब समझिएगा, विजन का मतलब क्या है या विजन करेगा क्या? देखिए, विजन हम लोग लेकर चलते हैं, ये सिंपली का है तो हमारा जो एम है, हमारा जो गोल है, दैट इज बेसिकली योर विजन। सो विजन करेगा क्या? विजन या फिर आपका गोल आपको एक डायरेक्शन देगा एंड एग्जीक्यूशन उस विजन को रियलिटी में कन्वर्ट करेगा। जो आप गोल लेकर चल रहे थे तो उस गोल को अचीव करे करवाएगा और आपके विजन को रियलिटी में कन्वर्ट कर देगा। यानी कि विजन एक तरीके से डायरेक्शन प्रोवाइड करता है और एग्जीक्यूशन उस रियलिटी को, उस विजन को रियलिटी में कन्वर्ट कर देता है और बिजनेस इन दोनों का एक मीटिंग पॉइंट बन जाता है। सो ये एक ऐसा पॉइंट है जहां पे कि आपका दो क्वेश्चन, दैट इज व्हाट एंड व्हाई, ये हाउ में कन्वर्ट होता है। मतलब क्या, दैट इज विजन, क्यों, दैट इज एग्जीक्यूशन, और इन दोनों को ये कन्वर्ट कर देता है हाउ में, कि ये सारी चीजें जो हो रही है वो कैसे होगी। सो इसी के रिगार्डिंग बातें करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एक्चुअल में होता क्या है। सो दोस्तों, इंट्रोडक्शन में देखेंगे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को मैंने बताया है कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एक ऑर्केस्ट्रा की तरह होता है। यहाँ पे कंडक्टर होता है, जैसे कि ऑर्केस्ट्रा में कंडक्टर होता है, मतलब वो बंदा या फिर वो लीडर जो कि डायरेक्शन को सेट करता है और ये चीज इंश्योर करता है कि हर एक चीजें जो हैं या हर एक चीज या फिर हर एक इंस्ट्रूमेंट जो है वो एक साथ बज रहा है और एक लय में बज रहा है। दूसरी बात, म्यूजिशियंस, ये कर्मचारियों की तरह होता है या फिर बेसिकली कहें तो एम्प्लॉयज होते हैं। म्यूजिशियंस क्या है? आपके एम्प्लॉयज हैं और इनके हर एक के अपने अपने खूबियां हैं या अपने अपने क्या है, स्किल्स हैं। सबके अपने अपने यूनिक स्किल्स हैं, टैलेंट्स हैं और ये सभी के सभी एक साथ काम कर रहे हैं ताकि चीजें बेहतर तरीके से हो सके। जिस तरीके से कि कंपनी चाहती है कि उसके प्रोडक्ट और सर्विस को बेहतर किया जा सके, ठीक है, या फिर कंपनी के प्रोडक्ट और सर्विस को कंपनी क्या चाहेगी कि और भी बेहतर करे। ठीक है, तो ये बेसिकली आपका म्यूजिशियंस का रोल हो गया। यानी कि कंडक्टर बेसिकली एक्ट्स एज अ मैनेजर, म्यूजिशियन जस्ट एक्ट लाइक एन एम्प्लॉय। ठीक है, सो ये होता है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एक ऑर्केस्ट्रा की तरह काम करता है। दो चीज आपको बताई। तीसरी चीज ये इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट यानी कि जो इंस्ट्रूमेंट वो लेकर चल रहा है, जैसे कोई बैंड लेकर चलता होगा, कोई ड्रम लेकर चलता होगा, ठीक है, कोई हॉर्न लेकर चलता होगा, यानी सबके इंस्ट्रूमेंट अपने अपने अलग होंगे। ठीक है, कोई भोपू लेके चलता होगा, सबके अपने अपने क्या होंगे, इंस्ट्रूमेंट्स होंगे। ठीक है, कोई गिटार लेके चला होगा, कोई सितार लेके चलता होगा, कोई पियानो लेके चलता होगा। सबके अपने अपने क्या होंगे, अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स होंगे और अपने अलग अलग स्किल्स भी होंगे, जो कि मैंने पहले बताया भी था। अब हर एक एम्प्लॉय का भी अपने कंपनी में अलग अलग स्किल होता है। जैसे कोई एम्प्लॉय अकाउंटेंट या फिर अकाउंटिंग में बेहतर होता है, कोई मार्केटिंग में बेहतर होता है, कोई सेल्स में बेहतर होता है, कोई फाइनेंस में बेहतर होता है। तो सबके अपने अपने स्किल्स होते हैं, जस्ट लाइक म्यूजिशियंस के भी अपने अपने स्किल्स होते हैं। तीसरी बात, इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट जस्ट लाइक रिसोर्स। ठीक है, मतलब टूल्स, टेक्नोलॉजी, फाइनेंस। ठीक है,
एडवांस टेक्नोलॉजी है, कैसी टेक्नोलॉजी है, लेबर इंटेंसिव टेक्निक का यूज कर रहे हो, कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक का यूज कर रहे हो, टूल्स क्या क्या मौजूद है कंपनी में, अवेलेबल है कंपनी में, फाइनेंस कितना जरूरी है, कितना है आपके कंपनी में। कहने का मतलब है टूल्स और टेक्नोलॉजी के लिए तो सबसे इंपॉर्टेंट फाइनेंस है, तो फाइनेंस का भी बात जरूरी है। साथ ही साथ म्यूजिक स्कोर, म्यूजिक स्कोर बेसिकली द बिजनेस प्लान, जैसे म्यूजिक स्कोर होता है वैसे म्यूजिक स्कोर की तरह ही बिजनेस में होता है बिजनेस प्लान, जो कि गोल को बताता है कि आपकी गोल्स क्या है, उसको आउटलाइन करता है। साथ ही साथ क्या स्ट्रेटेजी रहेगा, क्या एक्शन प्लान रहेगा, किसके लिए, सक्सेस के लिए। सो ये जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है ये किसकी तरह है, जस्ट लाइक एन ऑर्केस्ट्रा, ठीक है, ऑर्केस्ट्रा की तरह ही आपका होता है कौन, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जस्ट लाइक एन ऑर्केस्ट्रा, ओके। एंड ऑल्सो इट इज कॉल्ड एज अ फ्रेज, जो कि मैंने बताया आपको, वेयर विजन मीट्स एग्जीक्यूशन। तो ये एक फ्रेज आप लिखोगे तो सिंगल की तरह एक्ट करेगा और आपको बेहतर मार्क्स देगा, ठीक है। तो ये सब पॉइंट्स आप नोट करते रहना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं बिजनेस के फीचर्स के बारे में। फटाफट से फीचर्स के बारे में बात करेंगे, और फीचर्स के बारे में बात करेंगे एक लेमोनेड स्टैंड के, यानी कि नींबू पानी के एक स्टैंड से, ठीक है। लेमोनेड स्टैंड, देखिए लेमोनेड स्टैंड यहाँ मैंने आपको बताया बहुत बेहतर तरीके से, देख सकते हैं पिक में भी दिया हुआ है। देखिए जैसे कि दिया हुआ है, यू आर सेलिंग समथिंग, आप कोई चीज बेच रहे हो, मतलब सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर बिजनेस कर रहे हो तो प्रॉफिट अर्निंग मोटिव होगा, तो लिख लीजिए कहीं कॉपी में प्रॉफिट अर्निंग मोटिव, ठीक है। बिजनेस का पहला फीचर होता है कि इसका उद्देश्य क्या होता है, प्रॉफिट कमाना, दैट इज द मेन ऑब्जेक्टिव। अच्छा, चाहे ये ओनली ऑब्जेक्टिव नहीं, सोल ऑब्जेक्टिव नहीं होता है, मेन ऑब्जेक्टिव जरूर होता है, ठीक है। अगर कोई कहता है प्रॉफिट इज मेन एंड सोल ऑब्जेक्टिव, इट इट डजंट ट्रू, ये सही नहीं है। क्यों? क्योंकि भाई अगर उसको प्रॉफिट कमाना है तो और चीजें भी उसको करनी होंगी, और वो चीज अगर वो करेगा तभी जाके प्रॉफिट कमाएगा, तो अदर जो चीजें करेगा, अदर एक्टिविटीज करेगा, वो भी उसको ऑब्जेक्टिव बन जाएंगे। तो इस वजह से प्रॉफिट इज मेजर ऑब्जेक्टिव, नॉट होल ऑब्जेक्टिव और सोल ऑब्जेक्टिव, ओके। सो यू आर सेलिंग समथिंग, चाहे आप नींबू पानी बेच रहे हो, चाहे कोई प्रोडक्ट बेच रहे हो, चाहे कोई ऐसी सर्विस बेच रहे हो, इट डजेंट मैटर। उसी तरीके से बिजनेस भी वो चीजें बेचता है जो लोग चाहते हैं। इफ यू हैव टू earn profit, you have to satisfy the wants of others. If you have to satisfy your own wants, you have to firstly satisfy the wants of others. अगर आपको खुद के अपने wants को satisfy करना है ना, तो सबसे पहले आपको दूसरों के wants को satisfy करना होगा, और satisfy करने से पहले उनके wants और needs को समझना भी होगा, ठीक है। दूसरी बात, आप चाहते हो पैसे कमाना, कहने का मतलब है बिजनेस का उद्देश्य क्या होगा, प्रॉफिट अर्न करना। बिजनेस का उद्देश्य क्या होगा, प्रॉफिट अर्न करना, ठीक है। पहला जो ऑब्जेक्टिव है उसको आप लिख लीजिएगा, प्रॉफिट अर्निंग मोटिव से हटा कर लिख दीजिएगा सिंपल सेलिंग, ठीक है, सेलिंग समथिंग। दूसरा लिखिएगा प्रॉफिट अर्निंग, ठीक है। तो प्रॉफिट अर्निंग हर एक बिजनेस का उद्देश्य होता है, क्योंकि जानिए प्रॉफिट अर्निंग जब तक आप नहीं करोगे तब तक आप लंबे समय तक टिक नहीं पाओगे। हाँ, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में आप टिक भी सकते हो, बट लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम में अगर आपको टिकना है तो आपको प्रॉफिट अर्निंग करना ही करना होगा। तो सर्वाइवल और ग्रोथ के लिए प्रॉफिट अर्निंग बेहद ही जरूरी है, ठीक है। तीसरी बात, देखिए कोई भी चीज इस दुनिया में नहीं है जो कि बिना जोखिम के, बिना रिस्क के हो, ठीक है। अगर आपको एग्जाम भी देना है तो उसके साथ भी कुछ ना कुछ रिस्क है, नंबर्स आने में भी कुछ ना कुछ रिस्क है, हर एक जगह रिस्क है। आप इस दुनिया में एग्जिस्ट कर रहे हो, और नॉन एग्जिस्टेंस जो है, अगर आप मतलब आपके मरने के चांसेस भी, मतलब ये रिस्क हर एक जगह है। भाई रोड पे चल रहे हो, कोई पीछे से गाड़ी आके आपको ठोक के चली जाए, रिस्क तो वहां पे भी है, रिस्क हर एक जगह मौजूद है, ठीक है। तो ऐसा भी हो सकता है लेमोनेड वाले के साथ, नींबू पानी वाले के साथ, कि भाई बारिश होने लगे एंड आपके पास बहुत कम कस्टमर्स आए, ग्राहक आए, और आपको ज्यादा लेमन्स खरीदना पड़ जाए। उसी प्रकार से बिजनेस में भी होगा भाई, कि बारिश हो जाए, न बारिश कर रहे हैं, ऐसा सीजन आ जाए, सपोज कीजिए आपका कोई समोसे का दुकान है, समोसे या पकौड़े का दुकान है, बारिश हो जाए भाई, पकौड़े का सेल्स बढ़ जाएगा, पकौड़े की मांग भी बढ़ जाएगी, तो आपको पकौड़ा का जो प्रोडक्शन है या फिर उसका जो उत्पादन है, जो पकौड़ा है, उसको ज्यादा बनाना पड़ेगा। पहले जो 50 थे पकौड़े बनाए थे, अब आपको 50,000 बनाना पड़ जाए, ठीक है। तो रिस्क हर एक जगह है, एंड रिस्क नॉट, रिस्क का मतलब कभी ये मत सोचिएगा कि कोई भी चीज रिस्क मीन्स निगेटिविटी, नो। रिस्क मे बी एन अपॉर्चुनिटी एंड मे बी अ थ्रेट, ठीक है। एक अपॉर्चुनिटी भी हो सकता है और थ्रेट भी हो सकता है, दोनों हो सकता है, और ये डिपेंड करता है आप पे कि आप उसको एज एन अपॉर्चुनिटी लेते हो क्या,
या फिर एज अ थ्रेट लेते हो? इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू, हाउ यू टेक इट, हाउ यू टेक इट। ठीक है। फोर्थ, कंटिन्यूअस प्रोसेस मीन्स भाई एक टाइम कर लिए तो इससे नहीं हो जाता कि बिजनेस है। ठीक है। मैंने भी एक दिन अपने दोस्त को कहा कि भाई मैंने खरीद के लाया पेन 3 रुपए का या 4 रुपए का, और उसने कहा कि भाई मुझको पेन दे दे। मैंने कहा नहीं भाई, नया खरीदा हूँ, अगर लेना है तुझे पेन तो 4 रुपए मुझे दे दे। तो उसने मुझको 4 रुपए दे दिए। तो क्या बिजनेस हो गया? नहीं, वो दोस्त है भाई, हर एक दिन नहीं हो रहा है। वो पेन मैं ला रहा हूँ, खरीद रहा हूँ, और वो मुझसे खरीद रहा है, ऐसा नहीं हो रहा है। कोई एक दिन हो गया, हो गया, तो क्या वो बिजनेस है? ना, ये बिजनेस नहीं है। उसी प्रकार से अगर आपको एक बार आपने नींबू पानी बेच दिया तो इट डजंट मीन कि अ, आप नींबू पानी का बिजनेस करने लगे। नहीं भाई, ऐसा मतलब नहीं है। ठीक है, तो बिजनेस का मतलब होता है कि वो कंटीन्यूअस हो। तो बिजनेस जो है कंटीन्यूअस प्रोसेस। इसके पहले मैंने क्या बताया? रिस्क ओरिएंटेड होता है। उसके बाद कंटीन्यूअस प्रोसेस। पांचवा है कि कस्टमर्स के साथ आपको डील करना पड़ेगा, यानी कि डीलिंग विद कस्टमर्स। ग्राहकों के साथ डील करना होगा, यानी कि लोगों के साथ आपको इंटरैक्ट करना होगा, जो कि आप जो ऑफर कर रहे हो उसको वो खरीद रहे हैं। ठीक है। और लास्ट इसका फीचर क्या है कि एक सिस्टम होगा। देखो, एक छोटा सा लेमोनेड स्टैंड हो या फिर बड़ा, उसको भी मतलब कहने का मतलब ये है कि बिजनेस का एक स्ट्रक्चर होना चाहिए, एक प्रोसेस होना चाहिए, जिससे कि वो एफिशिएंटली काम कर सके। ठीक है। बिना स्ट्रक्चर के और बिना प्रोसेस के कोई भी चीजें नहीं चल सकती है। ठीक है। जैसे फॉर्मल फॉर्मल इनफॉर्मल होता है। तो फॉर्मल जो होता है ना, फॉर्मल दो चीजें लाता है, एक तो एफिशिएंसी लाता है और एक इफेक्टिवनेस लाता है। दोनों चीजें लाता है, फॉर्मल और फॉर्मल। फॉर्मल, नॉट इनफॉर्मल। ठीक है। इनफॉर्मल कोई भी चीजें रहेंगी तो उसमें एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस, इन दोनों में से कोई एक चीज होगा, या फिर इन दोनों में से कोई एक चीज होगा, और एक चीज बहुत ज्यादा हो जाएगा और एक चीज बहुत कम हो जाएगा। दोनों एक साथ नहीं, और दोनों को अगर एक साथ करना है तो चीजें फॉर्मल होनी चाहिए, ऑर्गेनाइज होनी चाहिए, स्ट्रक्चर्ड होनी चाहिए, और साथ ही साथ प्रोसेस्ड होनी चाहिए। ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि बिजनेस एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है। बिजनेस एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है। ठीक है। अगर चीजें ऑर्गेनाइज नहीं रहेंगी, अनऑर्गेनाइज रहेंगी, तो चीजें सही नहीं हो सकती है। ठीक है। तो ये जरूरी है कि चीजें क्या हो? ऑर्गेनाइज्ड हो और सिस्टमेटिक हो। कहने का मतलब है कि कितना आप चार्ज करोगे, कितना आप चार्ज करोगे, कितना आप प्रॉफिट अर्निंग करोगे। ठीक है। जैसे कि देखो, अब मान लेते हैं कि अगर आप 25 रुपए, हर एक जगह चल रहा है 25 रुपए दाम नींबू पानी का, और आप ले रहे हो 50 रुपए, तो ऐसा नहीं होगा। ठीक है। अगर आपकी क्वालिटी बेहतर है तो आप 30 रुपए लो, एटमोस्ट 35 रुपए लो, बट डबल मत कर दो। ठीक है। क्योंकि इसमें क्या होगा ना कि आप शॉर्ट टर्म में तो टिक जाओगे, बट लॉन्ग रन में या फिर सर्वाइवल और ग्रोथ में, ग्रोथ, ये जो दोनों मोटिव है आपका, वो अकॉम्प्लिश नहीं हो पाएगा, वो अचीव नहीं हो पाएगा। ठीक है। तो इफ यू हैव टू अकॉम्प्लिश द two main objectives, that is survival and growth, then you have to make an organized plan, or basically you have to uh, structured it and make systematic things। ठीक है। तो ये होना जरूरी है, यानी कि सिस्टमेटिक प्रोसेस होता है। नेक्स्ट, अब बात करते हैं बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स के बारे में, कि बिजनेस के क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। बेसिकली अगर बात करें तो बिजनेस के ऑब्जेक्टिव को 4 भागों में बांट दिया गया है। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, देन आपका आता है सोशल ऑब्जेक्टिव, फिर आता है ह्यूमन ऑब्जेक्टिव, एंड लास्ट होता है अदर ऑब्जेक्टिव। तो पहले बात करते हैं इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव के बारे में। देखिए, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव इज नथिंग बट जो भी बिजनेस से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव होते हैं, बिजनेस के खुद के जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं ना, नॉट बिजनेस मैन, बिजनेस के खुद के जो ऑब्जेक्टिव होते हैं, दैट इज बेसिकली और इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। जिसमें पहला है आपका प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना। देखिए, हर एक बिजनेस का ऑब्जेक्टिव यही रहता है कि वो लंबे समय तक टिके, सरवाइव करे, उसका ग्रोथ हो, और इसके लिए प्रॉफिट का मैक्सिमाइज्ड होना, प्रॉफिट का बढ़ना जरूरी है। तो ये एक प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है, मेन ऑब्जेक्टिव होता है, जिसका उद्देश्य क्या होता है कि जितना खर्च कर रहे हैं उससे ज्यादा हम लोग कमा ले भाई। ठीक है। किसी का ऑब्जेक्टिव ये नहीं होता है कि जितना खर्च कर रहे हैं अ, उतना हमें मिले। नहीं। जैसे मैंने अभी कुछ टाइम पहले एग्जांपल दिया कि मैंने कोई एक पेन खरीदा 4 रुपए का, मेरे दोस्त को भी बेच दिया 4 रुपए में। इट इज नॉट अ बिजनेस, इट डजंट मीन कि ये बिजनेस है। क्यों? बिजनेस तब होता है जब मैं ये 4 रुपए में खरीदी गई कलम या खरीदा गया पेन, मैं अपने दोस्त को 5 में या 6 में बेचता, तब ये बिजनेस हो सकता था कुछ हद तक। नॉट कि ये बिजनेस है।
अगर 4 खरीद के 6 में बेचता है तब वो बिजनेस हो सकता है, बट प्योर बिजनेस नहीं कराएगा, क्योंकि एक दिन किया हमेशा नहीं कर रहा, ठीक है। तो 4 का खरीदा 6 का बेचा, ये बिजनेस हो सकता है चलता, लेकिन 4 का खरीद के 4 में बेच दिया, ये बिजनेस है नहीं। क्यों? क्योंकि इसका ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन नहीं है, ठीक है। तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है, प्राथमिक उद्देश्य होता है किसी भी व्यवसाय का, किसी भी बिजनेस का, जिसका उद्देश्य क्या होता है कि भाई जितना खर्च कर रहे हैं उससे ज्यादा कमाए। दूसरा होता है ग्रोथ। ग्रोथ मीन्स कि बिजनेस जो है ना, कोई बिजनेस यही चाहेगा कि भाई कि आज मेरा एक छोटा सा दुकान सेटअप हुआ है, कल के दिन में ये 2 या फिर 1 तल्ला जो मेरा या एक स्टोरी का ये जो बिजनेस है वो 2 स्टोरेज का हो जाए, 3 स्टोरेज का हो जाए, 3 स्टोरी हो जाए, 4 स्टोरी हो जाए, 5 स्टोरी हो जाए, ठीक है। यानी कि 1 तल्ला से 2 तल्ला, 2 तल्ला से 3 तल्ला, 3 तल्ला से 4 तल्ला, यानी कि ग्रोथ हो, ठीक है। मार्केट शेयर बढ़े। मार्केट शेयर का मतलब है कि भाई हर एक जगह मेरा ही बोलबाला हो और हर एक प्रोडक्ट्स मेरे ही बिके, ठीक है, और रेवेन्यू भी हमारा ज्यादा से ज्यादा जनरेट हो। तीसरी बात, एफिशिएंसी, मतलब रिसोर्स का बेहतर से बेहतर यूटिलाइजेशन, बेहतर से बेहतर यूज, जिससे कि कॉस्ट हमारा, लागत हमारा कम से कम लगे और उत्पाद या फिर आउटपुट हमको ज्यादा से ज्यादा हो। यानी कि हमारे एफर्ट्स कम से कम लगे और हमारे रिजल्ट्स बेहतर हो। रिजल्ट्स का और बेहतर और बेहतर हमें रिजल्ट्स मिले। चौथी बात है इनोवेशन। इनोवेशन इज डजंट मीन इट डजंट एनीथिंग कि आप कोई नई टेक्नोलॉजी ला रहे हो, नहीं भाई। बस आप नए-नए प्रोडक्ट्स लाओ, ठीक है? नए-नए सर्विसेज़ लाओ और कुछ हद तक टेक्नोलॉजी को और एडवांस करो, ठीक है? तो नए प्रोडक्ट्स को डेवलप करना, नए सर्विसेज़ को डेवलप करना और नए-नए प्रोसेस को डेवलप करना, ताकि आप कॉम्पिटिशन में बने रहो, ठीक है? जैसे कि आप एक बैंकिंग इंस्टीट्यूशन आपका है, ठीक है? और वहाँ पे आप नोट गिन रहे हो, उँगलियों से, फिंगर से, अ, ठीक है? नोट गिन रहे हो और वहीं एक दूसरा बैंक है जो कि उसके लिए एक मशीन प्रॉपर रखा है। तो इसमें टाइम किसका ज़्यादा बचेगा? उसका या आपका? ऑब्वियस सी बात है, उसका टाइम ज़्यादा बचेगा क्योंकि उसके पास मशीन रखा हुआ है। तो आपको भी वो उस मशीन को अपने बैंक में लाना होगा, ठीक है? जिससे कि आपका समय बचे और आपका कम से कम क्या जाए समय बचे और इसी के साथ-साथ ये कह सकते हो कि हाँ, कुछ हद तक पैसे लगेंगे, इन्वेस्टमेंट होगा। बट हाँ, इससे ये भी तो देखो हमारा समय भी बच रहा है, यानी कि आप इफेक्टिव भी हो रहे हो। तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए कि इनोवेशन भी ज़रूरी है और इनोवेशन भी एक ऑब्जेक्टिव हो जाता है किसका? बिज़नेस का। तो ये 4 ऑब्जेक्टिव्स हैं जो कि इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स के अंडर में आते हैं। प्रॉफिट, ग्रोथ, एफिशिएंसी, इनोवेशन, ठीक है? अब बात करते हैं अगले ऑब्जेक्टिव के बारे में, दैट इज़ सोशल ऑब्जेक्टिव। देखिए सोशल ऑब्जेक्टिव में पहला है बेहतर से बेहतर गुड्स, यानी कि क्वालिटी गुड्स एंड सर्विसेज देना। मतलब ऐसे प्रोडक्ट्स को देना, ऐसे सर्विसेज को देना जो कि कस्टमर की ज़रूरतों को और उनकी जो एक्सपेक्टेशन है रिगार्ड दैट प्रोडक्ट वो फुलफिल। दूसरा मतलब कि फेयर प्राइसिंग करना। फेयर प्राइसिंग का मतलब मैंने अभी कुछ समय पहले बताया कि भाई लेमोनेड आप मार्केट में प्राइस है 25 का, आप 50 चार्ज कर रहे हो। डज़न्ट और इट डज़न्ट मीन कि ये कोई फेयर प्राइसिंग है। भाई इट इज़ नॉट अ फेयर प्राइसिंग। ये कोई फेयर प्राइसिंग नहीं है। इससे ये कोई सूटेबल प्राइसिंग नहीं है। ठीक है? तो फेयर प्राइसिंग करो। 25 है तो 30 करो, 35 करो, लेकिन भाई ये क्या कि 50 दे दे, ऐसे ना हो। ठीक है? यानी कि एक रीज़नेबल प्राइस चार्ज करो कस्टमर से। तीसरा एथिकल प्रैक्टिस। एथिकल प्रैक्टिस मीन्स कि ईमानदारी और जो भी इंटीग्रिटी है, जो भी फेयरनेस है, इसके साथ आप बिज़नेस को कंडक्ट कराइए। ठीक है? ईमानदार रहिए। चौथी बात एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन का मतलब सिंपल सा ये है कि भाई अ, फालतू का इंडस्ट्री खोल के रखे हो, धुआँ-धुआँ किए हुए, कहने का मतलब ये है कि समझिए अ, हर एक जगह बिजली जो है वो इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करके अ, लाया जा रहा है। लेकिन आप जैसे कि सपोज़ कीजिए आपका कोई एक चूड़ी का सपोज़ कीजिए चूड़ी जो होता है, चूड़ी का कोई इंडस्ट्री है और आप चूड़ी बना रहे हो कोयले के ऊपर, ठीक है? और वहीं एक दूसरा फ़र्म है जो कि उसके लिए बाकायदे हीटर रखा हुआ है, जो कि इलेक्ट्रिसिटी से चार्ज होता है और वो हीटर के ऊपर आप बेसिकली फर्नेसेस कर सकते हो। फर्नेसेस के ऊपर आप ये जो चूड़ियाँ हैं, बैंगल्स जो हैं वो आप बना सकते हो।
तो आपको ही पता चल रहा है कि इसमें कौन एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन कर रहा है। ऑब्वियसली जो अदर फर्म है, क्योंकि आप तो भाई कोयले का यूज करके बैंगल्स बना रहे हो, ठीक है, लेकिन वो हीटर रखा हुआ है, हीटर को चार्ज करता है और उसके ऊपर क्या करता है, बैंगल्स बनाता है, ठीक है। भाई उसने एडवांस टेक्नोलॉजी लिया, लेकिन उस एडवांस टेक्नोलॉजी का एक और फायदा था। क्या फायदा? वो ये फायदा था कि भाई इसमें इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन देखने को मिला। तो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन भी सोशल ऑब्जेक्टिव का एक हिस्सा बन जाता है। पांचवा है कम्युनिटी एंगेजमेंट, मतलब जो भी लोकल कम्युनिटीज हैं उनको सपोर्ट करो, अलग अलग इनिशिएटिव्स लेके, ठीक है। जैसे कि देखते होगे कि आप बहुत सारे दूर आओगे तो इंडिपेंडेंस डे आता है भाई, एक तिरंगा, रिपब्लिक डे आता है, फिर तिरंगा निकलता है, ठीक है, तो तिरंगा निकलते रहता है, ठीक है, उसके क्या क्या हालत होता है आप भी जानते हो, ठीक है। अगले दिन से उस तिरंगा का बिक्री, आपको पता है क्या होता है उसके साथ, तो बताने की आवश्यकता नहीं है। कहने का मतलब ये है कि कम्युनिटी एंगेजमेंट भी सोशल ऑब्जेक्टिव बन जाता है। नेक्स्ट, ह्यूमन ऑब्जेक्टिव। ह्यूमन ऑब्जेक्टिव में भी 4 बातें दी हैं, जैसे देख सकते हो आप। फेयर वेज दो, कहने का मतलब है जो भी एम्प्लॉइज़ हैं, जो भी कर्मचारी हैं, उनको फेयर वेज दो, ताकि वो एटलीस्ट उनका जो अर्न अ लिविंग जो है वो कंप्लीट हो जाए, अकॉम्प्लिश हो जाए। मतलब कॉम्पिटिटिव कंपनसेशन दो। ये नहीं कि भाई जैसे कि आप सपोज़ कीजिए, तारक मेहता का उल्टा चश्मा अगर आपने देखा होगा, तो उसमें दिखता होगा कि बाघा और नट्टू काका हमेशा भाई पगार को लेकर अ, सेठ जी से, जेठालाल से हमेशा लड़ते रहते हैं, ठीक है? तो भाई ऐसा ना करो, ठीक है? और एक एपिसोड में तो था भी मेरे भी में भी कि झगड़ते रहते हैं सब, ठीक है? पगार को लेकर। तो पगार भाई जो है उनका बेहतर रखो और कॉम्पिटिटिव रखो और उनको बेनिफिट्स दो, ठीक है? ये तो भाई मैं मानता हूँ व्यापारी व्यापारी तो है, पक्का व्यापारी है जेठालाल, लेकिन भाई ये भी समझना चाहिए कि आपको अपने एम्प्लॉइज़ को भी खुश रखना होगा, ठीक है? ऐसा पगार दो ताकि वो अ, उसमें उनका रहना, खाना-पीना सब कुछ हो जाए, ठीक है? दूसरी बात, सेफ एंड हेल्दी वर्किंग कंडीशन, मतलब एक सिक्योर और हेल्दी वर्किंग एनवायरनमेंट रखो, ताकि कोई दिक्कत ना हो, ठीक है? जैसे अ, एक फर्म है जो कि ऐसी मशीन्स रखा है जिसमें कि स्विच दबाओ और जो मशीन्स है वो चालू हो जाती है, और एक ऐसा फर्म है जिसमें कि हैंडल वगैरह रखा गया है। जैसे मान लेते हैं, सपोज़ कीजिए एक फर्म है जहाँ की चीज़ें जनरेटर से चल रही हैं, ठीक है? और जनरेटर के लिए आपको पता है हैंडल की आवश्यकता पड़ती है और हैंडल को घुमाना पड़ता है। और एक फॉर्म में जहाँ की इन्वर्टर रखा हुआ है या फिर समझ प्लांट्स है, पावर प्लांट्स है, बड़े-बड़े, तो वो है, उसमें स्विच का यूज़ कीजिए और काम हो गया। तो जहाँ जनरेटर रखा है वहाँ पे ज़्यादा अनसेफ एनवायरनमेंट है, क्योंकि भाई हैंडल को प्रेस करने में कभी किसी को दिक्कत आ गया, हैंडल छिटक गया, ठीक है? हैंडल स्लाइड किया और पूरा हाथ पे फिट कर गया, तो भाई वो अलग ही दिक्कत हो जाएगा, उसमें अलग ही क्लैश हो जाएगा। तो ऐसा वर्किंग कंडीशन रखिए जो कि सेफ हो और हेल्दी रहे, ठीक है? तीसरी बात, एम्प्लॉयी डेवलपमेंट, मतलब ट्रेनिंग और उनके करियर के एडवांसमेंट के लिए उनको बेहतर से बेहतर अवसर दीजिए। और चौथा है एम्प्लॉयी सैटिस्फैक्शन, यानी कि सपोर्टिव वर्क कल्चर लाइए, ठीक है? सपोर्ट करते रहिए। जैसे कोई भी चीज़ है जो नहीं हो पा रहा है, तो उनको समझाइए कि भाई ये चीज़ तो ऐसे करो, वैसे करो। तो बेसिकली पॉजिटिव और सपोर्टिव वर्क कल्चर, ये नहीं कि उससे नहीं हो रहा है तो तुरंत उसको डाँटने लगो, ऐसा नहीं। उसको बताओ कि भाई अच्छा, ऐसे तुम्हारे पहले जो एम्प्लॉयी था वो ऐसे करता था चीज़ों को, इस तरीके से होता है, ऐसे करो, ठीक है? तो एम्प्लॉयी सैटिस्फैक्शन मतलब एक पॉजिटिव और सपोर्टिव वर्क कल्चर रखो, ताकि सब एक साथ कोऑर्डिनेट करें और सब एक-दूसरे को समझे, ठीक है? जैसे कि मान लेते हैं कोई ऐसा एम्प्लॉयी है जिसका काम लॉजिस्टिक का है और वो सामान लेके आ रहा है, ठीक है? वो अगर आपसे कह भी दिया कि भाई थोड़ा डिब्बे को उठाने में हेल्प कर दो, तो भाई हेल्प कर दो ना। ये मत देखो कि आपका पोज़ीशन क्या है, थोड़ा बहुत हेल्प कर दो तो क्या ही हो जाएगा। तो एम्प्लॉयी सैटिस्फैक्शन, ये भी एक ऑब्जेक्टिव बन जाता है। लास्ट है अदर ऑब्जेक्टिव। देखिए अदर ऑब्जेक्टिव में क्या दे रहा है, सर्वाइवल, मतलब लॉन्ग टर्म एक्जिस्टेंस, और लॉन्ग टर्म एक्जिस्टेंस के लिए मैंने ही बताया है कि प्रॉफिट और लॉस, देखिए प्रॉफिट और लॉस दोनों का होना ज़रूरी है। एक फर्म में जो प्रॉफिट नहीं होता है, प्रॉफिट लॉस चलता रहता है, ठीक है? और एक अच्छी और बेहतर बिज़नेस में होता ही है कि प्रॉफिट भी होता है, लॉस भी होता है, प्रॉफिट भी होता है, लॉस भी होता है। कोई भी बिज़नेस हो, चाहे आपका बड़ा से बड़ा बिज़नेस हो, चाहे वो छोटा से छोटा बिज़नेस हो, हर एक बिज़नेस में ये जो नॉन लीनियर पैटर्न है वो चलता रहता है। उसके बाद मार्केट लीडरशिप, मतलब मार्केट में डोमिनेंट प्लेयर बनना, ये भी एक ऑब्जेक्टिव है बिज़नेस का। कस्टमर सैटिस्फैक्शन, मतलब जो भी कस्टमर के एक्सपेक्टेशंस हैं, इनको पूरा करना, ठीक है?
यानी कि इसमें आपकी 3 चीजें आती है। अदर ऑब्जेक्टिव को सेक्शन से आप याद रख सकते हो। सेक्शन एस, सेक्शन कर रहे हैं एसएनसी से। एसएनसी मतलब सर्वाइवल, मार्केट लीडरशिप और कस्टमर सेटिस्फेक्शन। ठीक है। सर्वाइवल मतलब लंबे समय तक टिकना। मार्केट लीडरशिप मतलब कि एक डोमिनेट प्लेयर बन जाना पूरे मार्केट में। जैसे कि आपका बीआई है, जियो है, तो जियो भाई अभी टेलीकॉम इंडस्ट्री में पहले अभी मतलब कि मार्केट लीडरशिप के बहुत बेहतर है दोनों से, बीआई से और एयरटेल से। उसके बाद कस्टमर सेटिस्फेक्शन की बात करें तो कस्टमर को सेटिस्फाई करना ये भी जरूरी है। जैसे कि देख सकते हैं वीआई और जियो का बात अगर करें तो वीआई, एयरटेल और जियो का बात करें तो भाई जियो जो है वो अगर आप कॉली कॉली और रिचार्ज वगैरह नहीं भी करेंगे तब भी आपका वो लंबे समय तक टिकता है, आपका नंबर ओपन नहीं करता है। लेकिन ये जो दोनों हैं एयरटेल और वीआई ये बंद कर देते हैं, सिंपल सा। ठीक है। तो ये जो टेलीकॉम इंडस्ट्री है उसमें फिलहाल में उसका मार्केट लीडरशिप भी ज़्यादा है और कस्टमर को सेटिस्फेक्शन भी बेहतर दे रहा है, इसलिए लोग रिचार्ज ज़्यादा और इसी वजह से देखिए कस्टमर सेटिस्फेक्शन का कारण क्या है, मार्केट लीडरशिप का कारण क्या है, कस्टमर सेटिस्फेक्शन। बेसिकली द रीजन बिहाइंड मार्केट लीडरशिप इज योर कस्टमर सेटिस्फेक्शन। एंड मार्केट लीडरशिप तब होगा जब आप सर्वाइव करोगे। तो देखिए तीनों चीजें इंटरलिंक्ड है आपस में। सर्वाइवल के लिए मार्केट लीडरशिप का होना जरूरी है और मार्केट लीडरशिप का के लिए कस्टमर क्या सेटिस्फाइड होना जरूरी है। तो ये सब ऑब्जेक्टिव्स हैं रिगार्डिंग बिजनेस। ठीक है। तो ये कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं बिजनेस के। होप ये सारी बातें आपको समझ में आई हो। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। ठीक है। जितने भी लोग हैं बीकॉम सेकंड सेमेस्टर के, और बेसिकली आपको पता है इसी बीकॉम सेकंड सेमेस्टर के लिए क्लासेस हैं या फिर उन सारे सेमेस्टर के उन सारे ईयर के लिए जहाँ पे की बेंच ऑर्गेनाइजेशन आपका पूछा जाता है ये जो सेमेस्टर एग्जामिनेशन। ठीक है। तो भी सही बात आपको समझ में आ गई होंगी। तो टिल देन स्टे ट्यून्ड विद फ्यूचर सर्वर, और नेक्स्ट क्लास में हम समझेंगे टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री के बारे। सो टिल देन स्टे ट्यून्ड विद फ्यूचर सर्वर, वी गेट नॉलेज वाइडर। एंड तब तक यहाँ सभी को धन्यवाद।